फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमेशा से मैं लेसन प्लान्स के वीडियोस बनाती रही हूँ। कुछ थ्योरिस्ट भी हैं जिनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब क्योंकि एमपी टेट दिसंबर में वर्ग 1 के लिए कुछ डेट तो डिसाइडेड नहीं है, पर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग दिसंबर में आपका एमपी टेट वर्ग 1 का एग्जाम हो सकता है। एंड पेडागोजी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस exam, so here I am with some pedagogy, previous years pedagogy questions which we can solve and we can deep dive into those topics so that we can really ace the paper of December. As usual, अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज ये आइकन है, आप उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और लेसन प्लान्स भी अवेलेबल हैं, तो आपके साथ में कोई बीएड में है, डीएड में है, बीएलएड डीएलएड जो भी आप लोग कर रहे हैं, अगर वहां पे आपको लेसन प्लान्स की स्पेसिफिकली जरूरत है तो प्लेलिस्ट के साथ में सब कुछ बाइफरकेट करके सेपरेट करके यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स। मोस्टली आपको मिलेंगे साइंस के, सोशल साइंस के और मैथ्स के। ये आपको लेसन प्लान सारे मिल जाएंगे। मुझे रियलाइज हुआ कि बीएड के बाद में हमारा नेक्स्ट जर्नी शुरू होता है विच इज टीचिंग ऑब्वियसली, एंड द अदर इज कि हम कहीं किसी गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू एक सिक्योर जॉब पा लें, क्योंकि जितना भी हम एफर्ट लगा लें प्राइवेट स्कूल्स में हमारी जॉब अनसिक्योर होती है और उसी इनसिक्योर होती है, उसी इनसिक्योरिटी के चलते हम हमेशा टैग की तैयारी करते रहते हैं। और पेडागोजी जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हमको अच्छे नंबर लाने से हमारा कोई पेपर क्लियर हो सकता है। तो पिछले जो साल के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आप लोग के लिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तब भी ये हेल्पफुल है, अगर आपने बहुत कुछ सीख लिया है इन दैट केस भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ऑलराइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रॉस मोटर स्किल। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आंसर्स क्वेश्चंस एवरीथिंग इज बाइलिंगुअल। तो आप लोग पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम देखेंगे कि इसमें से सही आंसर क्या है। सही आंसर पे जाने के पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है हमारा, विच इज ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल। नाउ व्हाट इज ग्रॉस मोटर स्किल? तो हमारे पास दो टाइप की स्किल होते हैं जो हम बीएड में पढ़े होते हैं। वन इज ग्रॉस मोटर स्किल एंड द अदर इज फाइन मोटर स्किल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस आंसर को टिक करने के पहले हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ताकि हम सिर्फ रटे नहीं, उसको हम समझे भी। तो ग्रॉस मोटर स्किल में होता है जहां पे हमारी पूरा बॉडी की जो मोटर स्किल्स होती हैं उनकी जरूरत पड़ती है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई हैवी लिफ्टिंग आपको करना है, कोई टेबल चेयर उठा के कहीं रखना है, कोई गेम आपको ऐसे ग्राउंड पे खेलना है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि हमारा ग्रॉस मोटर स्किल काम आता है। ऑन दी अदर हैंड फाइन मोटर स्किल वो होते हैं जहां पे हमको कुछ छोटा काम करना होता है जिसमें हमको अपने बॉडी के सारे मसल्स की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, कुछ लिखना, कोई फॉर एग्जांपल बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं, उसमें से वन ऑफ द एक्टिविटी होती है कि जहाँ पे हम राजमा छोले अलग अलग करवाते हैं जिससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है इसके थ्रू। तो इसीलिए वो एक्टिविटी बहुत सारे प्ले स्कूल्स में होती है कि बच्चों को राजमा को छोले से सेपरेट करना होता है। तो ये होता है ताकि उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो सके। तो यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रॉस मोटर स्किल, कि जो ग्रॉस मोटर स्किल नहीं है। तो एक पैर पे कूदना ऑब्वियसली हमारा पूरा बॉडी मूवमेंट होता है, सीढ़ी पे चढ़ना बॉडी मूवमेंट होता है, क्लाइंबिंग अ लैडर इज आल्सो फुटबॉल फेंकना इज आल्सो बॉडी मूवमेंट। सिर्फ पेंसिल से लिखने में हमको अपनी उंगलियों की जरूरत होती है, पूरे बॉडी की जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये ग्रॉस मोटर स्किल्स नहीं है और ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप you have got the point. Now moving to the next question. Correct answer is D obviously. Next is late adulthood is not period of. Late adulthood जो है वो एक हमारे थ्योरिस्ट है which is एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन का पूरा जो थ्योरी है वो मैंने अपने एक वीडियो में
कवर किया हुआ है। मैं आई बटन पे प्लीज क्लिक करके वहां पे आप जा सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल रखा, और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं लिंक दे दूंगी, सो दैट आप इस क्वेश्चन में क्या है वो समझ सकते हो कि एरिक एरिक्सन का जो सारी स्टेजेस है वो बहुत सारी और डिटेल्ड है। तो इस एक क्वेश्चन के लिए हम इतना सारा डिस्कस नहीं करेंगे, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हम सीधे सीधे अपने आंसर पे आएंगे, विच इज ऊंचाई में वृद्धि। क्योंकि लेट एडल्टहुड में कभी भी हमारी हाइट नहीं बढ़ी, मतलब आप हार्डली किसी को देखेंगे कि 21, 22 या 25 के बाद में किसी की हाइट बढ़ी हुई है, वो वहां पे आके हाइट स्टेबल, वेट बढ़ सकता है लेकिन हाइट नहीं बढ़ सकती। इसलिए जो लेट एडल्टहुड होता है उसमें ऊंचाई में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रिफ्लेक्स एक्शन इन चिल्ड्रन इज। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होती हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा से हमारी बॉडी में बाय बर्थ होती है। कैसे? सेंसेशन, हम रिफ्लेक्स एक्शन को बोल सकते हैं सेंसेशन, कि अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को, नवजात बच्चे को भी अगर आप गर्म दूध पिलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको सैरेलैक गर्म करके दिया, तो ऑब्वियसली बच्चा रोएगा अगर आपने गरम गरम उसको पिला दिया सैरेलैक। क्यों? क्योंकि उसके पास में रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में हम इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे साथ हमारी बॉडी पे अगर कुछ भी गर्म ठंडा कुछ भी ऐसा है जो बॉडी टेम्परेचर से मैच नहीं कर रहा है, तो हम उस पर इमीडिएट एक्शन देंगे, एंड दैट इमीडिएट एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन ना हमें एनवायरमेंट से मिलती है, ना हमें मेच्योरिटी के साथ आती है, और ना ये हेरिडिटी का पार्ट है, ये सिंपली बाय बर्थ होती है। एंड दिस इज व्हाई हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए। Now, next question, number 4. The aim of parent-child and teacher relation is C. Obviously, जो हमारा चारों जो ऑप्शन है आप उसमें से कंपेयर कीजिए कि सी ही क्यों है। क्योंकि ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हमारा पेरेंट टीचर जो हम मीटिंग होती है उसमें बच्चे को, हम स्कूल में बच्चा क्या कर रहा है वो हम पेरेंट्स को बताते हैं, घर पे बच्चा क्या कर रहा है वो पेरेंट्स हमें बताते हैं। तो इससे जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो खत्म होता है और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो सामने निखर करके आता है। एंड दिस इज व्हाई द एम ऑफ पेरेंट चाइल्ड एंड टीचर रिलेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट नंबर 5, in theories of socialization theory of looking glass self is given by। ये बहुत इंपॉर्टेंट है theory of looking, क्योंकि ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलूंगी, कॉन्टेक्स्ट में है पर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं 4, 5, 6 जिनकी वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं, तो हमको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसका सही आंसर है कॉलेज। अब ये क्या है, इस थ्योरी का क्या मीनिंग है हम ये समझेंगे। First thing first, theory of looking glass self। glass self, इस थ्योरी को आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि अगर हम ग्लास में देखते हैं तो हम खुद को देखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारा जो पूरा परसेप्शन है, सामने वाला हमें कैसे देख रहा है, वो हमें कैसे परसीव कर रहा है, हम उतना ऑब्जर्व कर पाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको पता चल जाता है कि सामने जो हमसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, वो हमारे बारे में क्या परसेप्शन रखता है। और इसी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, कि आप अपने आप को किसी और में देख पा रहे हो, कि आपको समझ में आ रहा है कि कोई आपको, आपके बिहेवियर को, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को कैसे परसीव कर रहा है। और इसी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये दिया था कॉले ने। नेक्स्ट इज नंबर 6, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म ये जो थ्योरी है इसके प्रतिपादक कौन है, किसने इसको लिखा है, दिया है, इन्वेंट किया है? तो इसका सही आंसर है विजमैन। नाउ विजमैन, ऑगस्ट विजमैन इनका पूरा नाम है। विजमैन ने कहा है जर्म थ्योरी के, जर्म प्लाज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो हमारी हेरिडिटी होती है, जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। वन इज विमेन, मतलब एग, विमेन का फर्टिलाइज्ड एग, एंड अदर इज मेंस स्पर्म। तो ये होते हैं जर्म सेल्स। उसके अलावा जो बाकी जो सेल होते हैं उनका हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफर करने में हमारे ऑफस्प्रिंग को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। दोज सेल्स आर कॉल्ड सोमेटिक सेल्स। तो ये वाली थ्योरी दी थी विजमैन ने, ऑगस्ट विजमैन इनका पूरा नाम है। अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स थ्योरी द मेन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की थ्योरी कार्ल रॉजर्स ने दी, काफी फेमस है कार्ल रॉजर्स की ये थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग जो मेन स्ट्रक्चर होता है हमारी पर्सनालिटी का वो होता है सेल्फ, मतलब हम खुद। ईगो, सुपर ईगो, ये भी थ्योरी मैंने अपने चैनल पे समझाई हुई है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपके लिए लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सेल्फ जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसी से हमारे पर्सनालिटी का ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बना होता है। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि अधिकतर पेपर्स में, चाहे एमपीटेट के अलग अलग टाइम स्लॉट के पेपर्स थे, लेकिन उनमें आईक्यू लेवल के बारे में कोई ना कोई रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू टर्मन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मल और एवरेज इंटेलेक्चुअल लेवल, मतलब नॉर्मल और इंटेलेक्चुअल लेवल का क्या मेजरमेंट है, क्या नंबर्स है कि जिनमें हम बोलेंगे कि ये जो बंदा है नॉर्मल या फिर एवरेज है इंटेलेक्चुअल लेवल जिसका, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि 90 to 109 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट टेस्ट। अगेन IQ is very important when it comes to pedagogy। तो अब इसमें अगेन इंटेलिजेंट टेस्ट जो उन्होंने बताया गया है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो पार्ट है ये 3 पार्ट्स हैं। तो उन्होंने नंबर पूछा है उनसे, सिंपल आप 3 पे टिक करना अगर आपके एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट इज फॉलोइंग साइकियाट्रिस्ट वाज गिवन द रॉर्शैक टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। रॉर्शैक जो टेस्ट है पर्सनालिटी का वो किसने दिया है, तो ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि हर्मन रॉर्शैक ही होंगे कि जिन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए थ्योरी दी थी। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस व्हिच वर सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने प्रीवियस ईयर जो अलग अलग स्टेट की टैग हुई हैं उनमें से क्लब करके आपके लिए लेके आई हूँ। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट के मैंने क्वेश्चंस पेडागोजी के और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्लब किए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दैट यू कैन रियली गेट द अपडेट। इसके अलावा अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।